हेलो डियर स्टूडेंट, इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होती है? कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम को कब अटेन करेगा। सपोज करिए एक बकेट में पानी भरा हुआ है, हम उसमें एक होल कर देंगे तो क्या होगा कि पानी का लेवल क्या होगा, धीरे धीरे नीचे चलेगा, पानी का लेवल डाउन होना चालू कर देगा। यदि हम जिस रेट से वाटर निकल रहा है बकेट से, उसी रेट से हम ऊपर से पानी बकेट में वापस डालना चालू कर दें तो क्या होगा कि वाटर का लेवल वो हमेशा मेंटेन रहेगा, बना रहेगा, क्योंकि जिस रेट से वाटर बकेट में जा रहा है उसी रेट से वाटर बकेट से बाहर निकल रहा है, तो उसका लेवल हमेशा बना रहेगा। सेम थिंग्स अबाउट द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को समझेंगे कि अगर पहले ही कंडीशन समझ लीजिए इक्विलिब्रियम में कि कंसंट्रेशन इन द इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, concentration of reactant and product becomes constant। मतलब हम ये कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल जिस पॉइंट पे हो जाएगा किसी भी रिएक्शन में, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जिस पॉइंट पे सेम हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, हम यह बात कहेंगे कि रिएक्शन अटेन टू द इक्विलिब्रियम। और अब इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट किया जाए, कंसंट्रेशन टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा कि शुरुआत में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा और कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर शुरुआत में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ये किसका कर्व है? ये प्रोडक्ट का है, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ता हुआ आया और कांस्टेंट हो गया, रिएक्टेंट घटता हुआ आया और क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इस वाले पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट के बाद रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है, आइडेंटिकल है। तो हम ये कहेंगे कि रिएक्शन इस पॉइंट के बाद रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेन करके चल रही है, प्रोसीड कर रही है। क्लियर बात को समझ में आया होगा आपको एकदम। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ तक तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल होना इसका मतलब इक्विलिब्रियम होना नहीं है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन रिवर्सिबल रिएक्शन का जिस पॉइंट पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुड इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देन पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ दिस रिएक्शन इज को हम क्या कर देंगे कि रिएक्शन गोज टू द इक्विलिब्रियम। या हम दूसरे में ऐसे बता दूं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं और हम बोलूं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटा और कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ गया और कांस्टेंट हो गया। तो ये जो पॉइंट है, ये कौन सी पॉइंट है,
इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक किसका है? रिएक्टेंट का, और एक किसका है? प्रोडक्ट का। तो इस पॉइंट रिएक्शन इस पॉइंट के बाद किस में अटेन कर ली? इक्विलिब्रियम को अटेन कर गई। या हम ऐसे ही देखें, रिएक्शन प्रोडक्ट का, पहले तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटा और कांस्टेंट हो गया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटा और कांस्टेंट हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ आया और क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट। तो जो ए वाली पॉइंट है, ए वाली पॉइंट क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये किसके लिए है? रिएक्टेंट के लिए। किसके लिए है? रिएक्टेंट के लिए। ये किसके लिए है? प्रोडक्ट के लिए है। तो इस वाले पॉइंट के बाद जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम को अटेन हो करके चल रही है, इक्विलिब्रियम में चल रही है रिएक्शन। लेकिन इसके पहले रिएक्शन रिवर्सिबल है, लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इस वाले पॉइंट पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सो रिएक्शन गोज टू द इक्विलिब्रियम। दिस इज द, ये जो लास्ट का थर्ड वाला कर्व है, एक मोस्ट, ये सबसे करेक्ट कर्व है कंसंट्रेशन को इक्वल करते हुए किसी भी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में अटेन कराने का। ये दिस इज अ करेक्ट कर्व फॉर द इक्विलिब्रियम। सेकेंड कंडीशन इक्विलिब्रियम के क्या है? इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, इज डायनामिक इन नेचर, डायनामिक इन नेचर। इसका मतलब इक्विलिब्रियम अगर रिएक्शन में आ गई तो इसका मतलब यह नहीं कि रिएक्शन स्टॉप हो गई हो, वो कंटिन्यूअसली हो रही है। लेकिन रिएक्शन किस में है? इक्विलिब्रियम में है। रिएक्शन किस में है? इक्विलिब्रियम में। तो हम ये लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, नॉट स्टैटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। थर्ड पॉइंट इज equilibrium always attain in the equilibrium always attain in the closed container, closed container, कंटेनर। मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि यदि हम ओपन कंटेनर में रिएक्शन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट बाहर जाएगा फिर वो अवेलेबल नहीं होगा वापस बैकवर्ड रिएक्शन करने के लिए या फॉरवर्ड रिएक्शन करने के लिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए कि इक्विलिब्रियम हमेशा कहाँ पे अटेन होगी? क्लोज्ड कंटेनर में होगी। किसमें? क्लोज्ड कंटेनर में। फोर्थ पॉइंट है इक्विलिब्रियम कैन obtained in either reactant side or product side। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम को रिएक्टेंट साइड से भी अटेन कराया जा सकता है या प्रोडक्ट साइड से भी अटेन कराया जा सकता है। जैसे N2O4 give
H2NO2। यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे इसमें रिएक्टेंट के साइड से प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन है। यदि मैं इसको वापस इस तरीके से लिखूँ NO2, ये क्या है? प्रोडक्ट है। ये क्या है? रिएक्टेंट है। N2O4 ये है रिएक्टेंट। इस केस में, इसके केस के कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो रिएक्टेंट के केस में भी रिएक्टेंट साइड से भी इक्विलिब्रियम को अटेन कराया जा सकता है और प्रोडक्ट साइड से भी इक्विलिब्रियम को अटेन कराया जा सकता है। इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम पॉइंट either detected by concentration, pressure or color. Color is not valid for all, not valid for all the reaction। क्यों ये वैलिड नहीं है? क्योंकि उन्हीं रिएक्शन में वैलिड होगा जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में कलर आता हो। जैसे N2O4 is colorless, this is a colorless when it goes to the nitrogen dioxide is a brown color, दिस कलर इज ब्राउन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है? ब्राउन। अब ये जैसे ही ये N2O4 कन्वर्ट होगा NO2 में, तो शुरुआत में तो ये कलरलेस ही होगा। जैसे ही ये रिएक्शन प्रोसीड करना चालू करेगी तो उस कंटेनर में ब्राउन कलर की इंटेंसिटी क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ना चालू करेगी और धीरे धीरे ब्राउन कलर की इंटेंसिटी आती जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कलर में स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि ब्राउन कलर की इंटेंसिटी आते आते रुक जाएगी। इसके बाद ब्राउन कलर ना ही कम होगा और ना ही ब्राउन कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हम इससे इंडिकेशन कर लेंगे, इससे या डिटेक्ट कर लेंगे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गई इस रिएक्शन में, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में को अटेन कर ले गई। तो इस तरीके से यह वैलिड नहीं है सभी रिएक्शन में, ये केवल उन्हीं रिएक्शन में वैलिड है जिन रिएक्शन में कलर आता हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम के लिए, हम लोग उसको समझते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन is a important condition to determine the equilibrium of the reaction। जो भी नंबरिंग हो लिख लीजिएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यदि इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के यदि इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन को हम मान लेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेन कर गई। तो हम इसे ऐसे भी लिखेंगे कि कोई भी रेट किस पे डिपेंड करता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। रेट किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन। लेकिन मैं कहूँगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आरएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसको? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन RB is directly proportional to the concentration of product. प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यदि हम ये बात करूं कि इफ RBF इज इक्वल टू द RB, देन रिएक्शन किस इक्विलिब्रियम को अटेन कर गई है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। इसके लिए हम ग्राफ प्लाट करूं तो कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ है। शुरुआत में रिएक्टेंट डिक्रीज होता हुआ आएगा और कांस्टेंट हो जाए, और प्रोडक्ट शुरुआत में बढ़ता हुआ आए और क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो जिस पॉइंट पे दोनों की रेट कांस्टेंट हो जाती हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों जिस पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाते हों, आइडेंटिकल हो जाते हों, उसे हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस पॉइंट पे RF इज इक्वल टू द RB, सो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम में है। दिस इज द करेक्ट कर्व, दिस इज द करेक्ट कर्व। ये कर्व करेक्ट क्यों नहीं है, जैसे कंसंट्रेशन टाइम अगर हम इस तरीके से करूं, कांस्टेंट हुआ, प्रोडक्ट बढ़ता हुआ गया, कांस्टेंट हो गया प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट। इस पॉइंट को हम कांस्टेंट मान लेते हैं जिस पे दोनों सेम हो गए हों। तो बताओ क्या यहाँ पे RF इज इक्वल टू RB है? क्या फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है? नहीं है, इसलिए यह करेक्ट कर्व नहीं है। दूसरा कर्व अगर मैं इस तरह से ड्रा करूं, मैं कि रिएक्टेंट शुरुआत में घटता हुआ आया और कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट शुरुआत में घटता हुआ कांस्टेंट हो गया। तो ये वाले पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट का है और ये किसका है, प्रोडक्ट का है। तो बताओ इस वाले पॉइंट पे RF इक्वल है RB के? नहीं है। तो ये इसलिए सबसे करेक्ट कर्व रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के केस में इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई करने का, डिटेक्ट करने का सबसे करेक्ट कर्व है। अब अगला पॉइंट है 6 पॉइंट या 7 नंबर जो भी होगा, इक्विलिब्रियम में बी अफेक्टेड बाई affected by concentration, pressure और टेम्परेचर। अगर इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, रिएक्टेंट साइड में रिएक्टेंट के मटेरियल और ऐड कर दिए, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी, या प्रोडक्ट का प्रेशर बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी, रिएक्टेंट साइड का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम क्या होगी कि इफेक्ट हो जाएगी कंसंट्रेशन से, टेम्परेचर से और प्रेशर से। तो इसको हम डिस्कस करेंगे ले चैटर्जियल प्रिंसिपल में। तो बस आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक में हम लोग कवर कर रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है, कौन सारी कंडीशंस हैं, सारी कंडीशन को कवर किए हैं इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।